मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जाति हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और हत्या, हालात बेहद भयावह हैं। मणिपुर में बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों, और आखिर क्या कारण है कि मणिपुर सुलग रहा है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप। मणिपुर में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में उसके भूगोल की भी अपनी एक अलग भूमिका है। उसके अलावा वहां के सामाजिक ताने बाने और बुनावट को समझे बगैर मौजूदा हिंसा की वजह क्या है उसे नहीं समझा जा सकता है। तो आइए इतिहास, भूगोल और सामाजिक ताने बाने के आईने में मणिपुर में चल रही हिंसा की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मणिपुर हिंसा जब शुरू हुई तो कर्नाटक चुनाव का दौर था और उस क्षेत्र में बीजेपी का ही शासन था। ऐसे में उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन चुप्पी साधना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। हिंसा थमी नहीं, लगातार जारी है। इसी बुधवार को पूर्वी इंफाल के खामलांग इलाके में 9 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसी तरह केंद्रीय मंत्री के आवास पर पेट्रोल बम से हमला भी किया गया। शनिवार को मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी के घर पर दंगाई हमला करने पहुंचे। स्वाभाविक है कि मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और इस आग को बुझने भी नहीं दिया जा रहा है। इस हिंसा का कारण उस कानून में फेरबदल की संभावना को बताया जा रहा है, जिसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में उनके संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में जनजातीय आबादी है, उन क्षेत्रों के लिए कानून बनाने से हमारी सरकारें करीब 7 दशकों से हिचकिचाती रही है। इसमें जमीन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत के किसी भी नागरिक को संवैधानिक रूप से भारत के किसी भी हिस्से में जाकर बसने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में यह स्वतंत्रता लागू नहीं होती है। आदिवासी समुदायों की आबादी वाले क्षेत्रों की समस्याओं की बात शुरू होते ही फिर से कई साल पुरानी एक बेहद गंभीर समस्या सहज ही याद आ जाती है। इस समस्या को डिलिस्टिंग कहा जाता है। एक कमीशन का नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम था ढैबर कमीशन, जो जनजातीय क्षेत्र और जनजातियों के लिए बना पहला कमीशन था, जिसने अपनी रिपोर्ट साल 1960-61 में सौंपी थी। इस कमीशन ने अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए बाकायदा 4 मापदंड के सुझाव दिए थे। इनमें से 3 तो क्षेत्र के आकार और विकास से संबंधित थे, लेकिन चौथा वहां की जनसंख्या पर आधारित था। चौथा मापदंड यह कहता था कि जहां जनजातियों की आबादी कम से कम 50% हो, उसे ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसी को करीब 50 वर्ष बाद 2013 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भी माना है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्लॉक यानी प्रखंड या जिला तभी जनजातीय क्षेत्र घोषित होगा जहां जनजातीय आबादी 50% से ज्यादा हो। अब बड़ा सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। अंतर आप मणिपुर में देख सकते हैं। नागा और कुकी की आबादी वाले क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र मानकर दूसरों का वहां जमीन खरीदना बिल्कुल मना है, किंतु मैतेई जो उनसे पहले से मणिपुर में रहते हैं उन्हें जनजाति माना ही नहीं जाता है। इसलिए वो नागा और कुकी क्षेत्र की आबादी वाले क्षेत्रों में जमीनें नहीं खरीद सकते हैं। मैतेई लोगों को जनजातियों में शामिल करने की बात वो बहाना था जिस पर हाल ही में मणिपुर में 2 बार हिंसा भड़की और गृह मंत्री की चेतावनी के बाद सैकड़ों की संख्या में हथियारों को थानों में डाला गया। अभी इससे पहले जिस डिलिस्टिंग की बात हो रही थी, उसकी नींव वर्तमान झारखंड के लोहरदगा से सांसद रहे कार्तिक उरांव ने डाली थी। ब्रिटिश शासित भारत में 28 अक्टूबर 1924 को जन्मे कार्तिक उरांव 3 बार लोहरदगा से सांसद रहे हैं और केंद्र में विमानन एवं संचालन मंत्री भी रहे हैं। कुरुक समुदाय से आने वाले कार्तिक उरांव का सबसे बड़ा काम था डिलिस्टिंग आंदोलन की बुनियाद को खड़ा करना। उरांव ने साल 1960 के दौर में डिलिस्टिंग आंदोलन की नींव रखी थी। झारखंड समाज में पूज्य माने जाने वाले बिरसा मुंडा के आंदोलन के ही तरह उन्होंने इसे आगे बढ़ाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बचपन में ईसाई बना दिए गए बिरसा मुंडा ने घर वापसी कर ली थी और उसके बाद से जनजातीय क्षेत्रों में उन्होंने मिशनरीज और ब्रिटिश घुसपैठ के हस्तक्षेप के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया था। सांसद कार्तिक उरांव ने अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक साल 1967 में ऐसी बात की थी। इस विधेयक का मुख्य बिंदु यह था कि जिस व्यक्ति जनजातीय आदिमत तथा विश्वासों को परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। बाकायदा इसका जिक्र किया गया है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने करीब 322 लोकसभा सांसदों और 26 राज्यसभा सांसदों का समर्थन भी जुटा लिया था। कार्तिक उरांव का विधेयक कभी कानून नहीं बन पाया। राजनीति का शिकार हुआ यह विधेयक इतिहास और अदालती बहसों का विषय हो गया है। अगर हम सीधे संविधान की बात करें तो इस तरह अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिकतम या न्यूनतम जनजातीय आबादी का प्रावधान संविधान में है ही नहीं। ढैबर कमीशन की रिपोर्ट हो या बाद में आए इसी तरह के अन्य कमीशनों की रिपोर्ट, ये सभी मात्र मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह है। अदालती मामलों में सिर्फ इनके आधार पर कोई फैसला आया हो यह भी संभव नहीं है। इसलिए यहां सोच विचार कर बनाए गए एक कानून की आवश्यकता है। अगर सिर्फ 50% जनजातीय आबादी की बात करें तो यह मापदंड व्यावहारिक कभी नहीं हो सकता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में इस तरह के किसी नियम का क्या परिणाम हो सकता है, उसका नमूना हम लोग रेलवे की भूमि पर से उत्तराखंड में एक अतिक्रमण हटाने के नोटिस के मामले में जो हाल वहां पर हुआ है
उस मामले में देख चुके हैं। आबादी का अनुपात बदलकर चुनावों को प्रभावित कर देने में कुछ लोग समर्थ हो चुके हैं। यही हाल बिहार के कम से कम 3 जिलों जिनमें पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का हो चुका है। अनगिनत विधानसभा क्षेत्रों में भी बांग्लादेशी घुसपैठ और कश्मीर तक रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से उत्तर पूर्वी राज्यों और बंगाल में भी अमूमन ऐसे ही हालात हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और कानून की भी अलग व्यवस्था होती है। ऐसा पैसा अधिनियम 1996 के जरिए होता है। पैसा कानून धारा 4A के मुताबिक ऐसी पंचायतों के बारे में कानून बनाते समय राज्य सरकारें रूढ़िगत विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदायों के संसाधनों की परंपरागत पद्धतियों को मान्यता देगा या उसके अनुरूप कानून बनाएगा। अब सवाल यह है कि धर्मांतरण और मिशनरी स्कूलों में सिखाए हुए नए रीति रिवाजों की वजह से कई नियम कायदे बदल चुके हैं। ऐसे में धर्मांतरण के कारण जनजातीय समूह अपनी मूल धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपरागत मान्यताओं को लगातार छोड़ रहे हैं। इसी समय धर्मांतरण को वो सरकारी कागजों पर घोषित नहीं करते हैं ताकि आरक्षण सहित वो तमाम सरकारी लाभ प्राप्त कर सके। इन सब के बीच अगर सरकार द्वारा कानून लाने की कोशिश की जाए तो पूरी संभावना है कि नतीजे वही होंगे जो हाल ही में नए कृषि संबंधी कानूनों का हुआ था। बहरहाल मणिपुर की सुलगती आग को तभी ठंडा किया जा सकता है जब तमाम सरकारें सभी समुदायों को विश्वास में लेकर आगे की रणनीति पर बात करें। अधिकारों की मांग को लेकर हथियार उठाने का चलन पहली बार इस देश ने नहीं देखा है। जाहिर सी बात है, एक हद तक दिए गए दबाव के बाद सिर्फ बातचीत के जरिए ही अंतिम रास्ता तय होता है। ऐसे में चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों को इस मामले में राजनीतिक वोट बैंक को दरकिनार कर समस्या के समाधान पर काम करना होगा। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी राजनीतिक किस्से और कहानियों के साथ, जो जानना जरूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।